फिल्म की शुरुआत एक एम्बुलेंस से होती है जो तेज रफ्तार में एक मरीज को अस्पताल लेकर जा रही होती है। इसके बाद हमें बुर्का पहने एक महिला दिखाई देती है। वह अपने घर में बैठकर अपना सामान पैक कर रही होती है। उसे देखकर साफ लगता है कि वह हमेशा के लिए यह घर छोड़कर कहीं दूर जाने वाली है। पैकिंग करते करते वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले कमरे में जाती है और वहां से एक पुराना बक्सा निकालकर नीचे ले आती है। जैसे ही वह बक्सा खोलती है, उसके अंदर से किसी आदमी के चीखने की आवाज सुनाई देती है, मानो कोई अंदर कैद हो। महिला उस बक्से से कुछ पुरानी तस्वीरें निकालती है और एक एक करके उन्हें जला देती है। इसके बाद वह कैमरा ऑन करती है और खुद को रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। वह कहती है, आज मैंने अपनी पहचान से जुड़ी हर चीज मिटा दी है। अब मैं यहां से दूर एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूं। लेकिन जाने से पहले मैं दुनिया को एक ऐसा सच बताना चाहती हूं जिसे ना आपने कभी सुना होगा और न ही देखा होगा। पिछले 3 सालों से मैं एक ऐसा घिनौना काम करती रही जिसे मैं चाह कर भी रोक नहीं पाई। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि फिर से उसी आदमी की दर्दनाक चीख सुनाई देती है। तभी फिल्म का सीन अचानक कट होकर दूसरी जगह पहुंच जाता है। अब कहानी हमें वकील मानस वर्मा के पास ले जाती है। मानस अपने नए क्लाइंट रघुराम सिंह की केस फाइल पढ़ रहा होता है। फाइल के मुताबिक रघुराम पर अपनी ही पत्नी की हत्या करने की कोशिश का आरोप लगा है और फिलहाल वह जेल में बंद है। मानस जब उससे पूछता है कि उसने अपनी पत्नी को मारने की कोशिश क्यों की, तो रघुराम कहता है, मेरी पत्नी का किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर चल रहा था। मैंने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके आशिक ने मुझ पर हमला कर दिया। उस वक्त अंधेरा था, इसीलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। और जहां तक मेरी पत्नी की बात है, मैंने उसे सिर्फ हल्का सा धक्का दिया था, लेकिन उसी बात को उसने मर्डर अटेम्प्ट का केस बना दिया। रघुराम आगे कहता है, अगर तुम्हें सच जानना है तो मेरी पत्नी सिंदूरा से मिलो, वही तुम्हें पूरी कहानी बताएगी। सच जानने के लिए मानस सीधे रघुराम के घर पहुंच जाता है। गेट पर मौजूद वॉचमैन उसे बड़ी अजीब निगाहों से देखता है। इसके बाद मानस सिंदूरा के दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजा खुलते ही वह अपना परिचय देता है कि वह रघुराम का वकील है और उससे कुछ सवाल करना चाहता है। लेकिन सिंदूरा बिना उसकी एक भी बात सुने उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। निराश होकर मानस वापस अपनी कार की तरफ लौटने लगता है। उसी समय उसकी नजर पड़ोस में रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ती है जो उसी घर का मालिक होता है। वह मानस को गौर से देख रहा होता है लेकिन कुछ बोलता नहीं। मानस जैसे ही अपनी कार का दरवाजा खोलता है, उसे अंदर एक लिफाफा दिखाई देता है। वह लिफाफा खोलता है जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, सिंदूरा से दूर रहो, यह सलाह नहीं। अगली सुबह सिंदूरा तैयार होकर घर से बाहर निकलती है। वह कहीं जाने की जल्दी में होती है। जैसे ही वह गेट से बाहर आती है, घर का वॉचमैन भी चुपचाप उसके पीछे चलने लगता है, मानो उस पर नजर रख रहा हो। उसी समय कुछ दूरी पर अपनी कार में बैठा मानस भी सिंदूरा को देख लेता है। वॉचमैन मानस को देखते ही वहीं रुक जाता है, जबकि मानस चुपचाप सिंदूरा का पीछा करने लगता है। कुछ देर बाद सिंदूरा एक अधूरी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पहुंचती है। मानस भी उसके पीछे अंदर चला जाता है, लेकिन सिंदूरा पहले ही समझ जाती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह अचानक मुड़कर मानस से पूछती है, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? मानस बिना बात घुमाए जवाब देता है, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं, उस दिन आखिर हुआ क्या था और आप यहां किससे मिलने आई हैं? लेकिन सिंदूरा उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। इसी दौरान मानस नोटिस करता है कि कुछ दिन पहले उसके सिर पर जो चोट और पट्टी थी वह अचानक गायब हो चुकी है। वह इस बारे में भी पूछता है, लेकिन सिंदूरा फिर चुप रहती है। आखिर में वह सिर्फ इतना कहती है, अगर सच जानना है तो मेरे पति से पूछिए और मेरा पीछा करना बंद कर दीजिए। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। सिंदूरा के जाने के कुछ ही देर बाद मानस के फोन पर एक कॉल आती है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक भारी आवाज सुनाई देती है, सिंदूरा से दूर रहो, वह बहुत चालाक औरत है, वह तुम्हें अपने जाल में फंसा रही है। कॉल कटते ही मानस को लगता है कि यह आवाज रघुराम की है। उसे शक होता है कि कहीं जेल के अंदर से वही उसे धमका तो नहीं रहा। सच्चाई जानने के लिए वह तुरंत जेल पहुंचता है। मानस रघुराम से पूछता है, मैं तुम्हारा वकील हूं, फिर मुझे धमकी भरे फोन और खत क्यों भेज रहे हो? रघुराम हैरानी से उसकी तरफ देखता है और कहता है, जेल में बंद आदमी फोन कहां से करेगा? समझने की कोशिश करो। मेरी पत्नी तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रही है। धीरे धीरे वह तुम्हें भी अपने जाल में फंसा देगी। इसके बाद रघुराम सिंदूरा के बारे में ऐसी बातें बताता है जो मानस को और उलझन में डाल देती हैं। वह कहता है, उसे मर्दों को अपने वश में करने का अजीब शौक है।
उसका कई लोगों के साथ रिश्ता रह चुका है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो एक बार मेरे घर के अंदर जाकर देखना, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। वह एक खतरनाक औरत है और अब उसका अगला शिकार तुम हो। रात होते ही फिल्म एक और रहस्यमयी मोड़ लेती है। घर का वॉचमैन चोरी छिपे सिंदूरा के घर के अंदर घुस जाता है। दूर खड़ा मकान मालिक उसे अंदर जाते हुए देख लेता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। अब आपको लग सकता है कि मामला किसी अवैध रिश्ते का है, लेकिन फिल्म यहां सिर्फ आपका भ्रम बढ़ा रही होती है। असली सच्चाई अभी बहुत दूर है। अगली सुबह मकान मालिक और वॉचमैन आपस में किसी बात को लेकर बहस करते दिखाई देते हैं। सिंदूरा अपने घर से दोनों को ध्यान से देख रही होती है। उनके चेहरे देखकर साफ लगता है कि दोनों किसी गंभीर बात पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिल्म जानबूझकर उनकी आवाज हमें नहीं सुनाती। कुछ देर बाद सिंदूरा फिर कहीं बाहर चली जाती है। जैसे ही घर खाली होता है, मकान मालिक मौका देखकर अंदर घुस जाता है। वह पूरे घर में इधर उधर कुछ तलाशता है, फिर धीरे धीरे ऊपर वाली मंजिल पर बने एक बंद कमरे तक पहुंचता है। कमरे के सामने पर्दा लगा होता है। जैसे ही वह पर्दा हटाता है, अंदर कुछ ऐसा देख लेता है कि उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह बुरी तरह डरकर तुरंत नीचे भागता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने वाला होता है, सामने सिंदूरा खड़ी मिलती है। सिंदूरा शांत आवाज में कहती है, आपको वह सब नहीं देखना चाहिए था, लेकिन अब जब देख ही लिया है तो बेहतर होगा कि इस बारे में किसी से एक शब्द भी मत कहिए। मकान मालिक गुस्से में जवाब देता है, मैं अभी पुलिस के पास जाकर सब सच बता दूंगा। सिंदूरा बिना घबराए मुस्कुराती है और कहती है, जरूर जाइए, लेकिन बंद कमरे के अंदर क्या हुआ ये आप कभी साबित नहीं कर पाएंगे। उसकी यह बात सुनकर मकान मालिक पूरी तरह चुप हो जाता है। उधर मानस अभी भी सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। वह एक बार फिर सिंदूरा के घर पहुंचता है। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद सिंदूरा बाहर आती है। इस बार मानस देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसके सिर पर फिर से पट्टी बंधी हुई होती है। मानस तुरंत पूछता है, जब मैं पिछली बार आपसे मिला था तब तो आपके सिर पर कोई पट्टी नहीं थी, फिर ये चोट अचानक कैसे लग गई? सिंदूरा मुस्कुराते हुए पट्टी हटाती है और चोट का निशान दिखाकर कहती है, आपको बादाम खाना शुरू कर देना चाहिए, याददाश्त कमजोर लग रही है। इतना कहकर वह बात को मजाक में टाल देती है। मानस उससे उस दिन की पूरी घटना जानना चाहता है, लेकिन सिंदूरा फिर भी कोई साफ जवाब नहीं देती। वह सिर्फ इतना कहती है, अगर सच जानना है तो मुझसे अकेले में मिलिए, और हां, अगर मेरे पति जेल से बाहर आ गए तो वह मुझे मार डालेंगे। उस वक्त इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी। यह कहते हुए वह मानस के और करीब आने की कोशिश करती है, मानो जानबूझकर उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो। इतना कहकर वह वापस घर के अंदर चली जाती है। मानस अब पूरी तरह उलझ चुका होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच कौन बोल रहा है, रघुराम या फिर सिंदूरा। सिंदूरा के घर से निकलने के बाद मानस सीधे उस बुजुर्ग मकान मालिक के घर जाता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद वही इस रहस्य से पर्दा उठा सके। वह लगातार दरवाजा खटखटाता है, लेकिन तभी पीछे से सिंदूरा की आवाज आती है। वह कहती है, पति पत्नी के मामले में किसी तीसरे इंसान को बीच में मत लाइए, जितना कम जानेंगे उतना ही सुरक्षित रहेंगे। यह कहकर वह अंदर चली जाती है और मानस के हाथ फिर से कुछ नहीं लगता। उसी शाम मानस रघुराम की दी हुई निजी डायरी पढ़ना शुरू करता है। उस डायरी में रघुराम ने अपनी शादीशुदा जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात लिख रखी होती है। डायरी के मुताबिक उसकी शादी सिंदूरा से बड़े धूमधाम से हुई थी। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। वह अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था और एक खुशहाल जिंदगी की उम्मीद कर रहा था। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उसने महसूस किया कि सिंदूरा हमेशा खोई खोई रहती है। वह कम बोलती थी और अक्सर किसी गहरी सोच में डूबी रहती थी। करीब 1 महीने बाद सिंदूरा ने खुद रघुराम को बताया कि शादी से पहले उसके कई लोगों के साथ रिश्ते रह चुके हैं। यह सुनकर रघुराम अंदर से टूट जाता है, लेकिन फिर भी वह इस रिश्ते को निभाने का फैसला करता है। धीरे धीरे उसे कुछ और अजीब बातें भी दिखाई देने लगती हैं। रात के समय सिंदूरा घंटों किसी से फोन पर बात करती रहती थी। घर में अक्सर अलग अलग ब्रांड की सिगरेट के टुकड़े पड़े मिलते थे। कमरों में कभी किसी महंगे परफ्यूम की खुशबू होती तो कभी किसी अनजान आदमी के इस्तेमाल किए हुए सामान जैसी चीजें दिखाई देती। इन सब बातों से रघुराम को यकीन होने लगा कि उसकी गैरमौजूदगी में कोई न कोई घर जरूर आता है। डायरी पढ़ने के बाद मानस सीधे जेल पहुंचता है। वह रघुराम से साफ कहता है, अगर आज तुमने पूरी सच्चाई नहीं बताई तो मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ूंगा। रघुराम कुछ देर चुप रहता है, फिर उस दिन की घटना बताना शुरू करता है।
वह कहता है, उस दिन मेरे लिए सब कुछ खराब हो चुका था। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल की वजह से मेरा कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया था। ऊपर से साइट पर एक मजदूर गिरकर घायल हो गया। पूरा दिन तनाव में बीता। उसी दिन सिंदूरा का जन्मदिन भी था। रघुराम सोचता है कि चाहे दिन कितना भी खराब क्यों ना हो, शाम अपनी पत्नी के साथ बिताएगा। वह घर पहुंचता है और कई बार डोरबेल बजाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। कुछ देर इंतजार करने के बाद वह अपनी चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। अंदर सब कुछ असामान्य रूप से शांत होता है। सोफे पर एक बुके रखा होता है, जिसे देखकर उसे और भी शक होने लगता है। वह पूरे घर में सिंदूरा को ढूंढने लगता है। तभी उसे ऊपर वाली मंजिल से सिंदूरा नीचे उतरती हुई दिखाई देती है। रघुराम गुस्से में पूछता है, इतनी देर से दरवाजा क्यों नहीं खोला? लेकिन सिंदूरा उसकी बात का सीधा जवाब देने के बजाय रूखे अंदाज में बात करती है। उसी समय ऊपर वाले कमरे से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। रघुराम को पूरा यकीन हो जाता है कि ऊपर कोई आदमी छिपा हुआ है। वह तेजी से ऊपर जाने लगता है। सिंदूरा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रघुराम उसे धक्का देकर आगे बढ़ जाता है। अचानक सिंदूरा खुद अपना सिर दीवार से टकरा लेती है और जमीन पर गिर जाती है। रघुराम जब ऊपर पहुंचता है तो एक अनजान आदमी उस पर चाकू से हमला कर देता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है। अंधेरे का फायदा उठाकर वह आदमी वहां से भाग निकलता है। रघुराम नीचे आता है, लेकिन तब तक सिंदूरा गायब होती है। कुछ देर बाद वह देखता है कि सिंदूरा ऊपर जाकर उसी आदमी को गले लगा रही है। यही नजारा देखकर उसे यकीन हो जाता है कि दोनों के बीच कोई रिश्ता है। अपनी कहानी खत्म करते हुए रघुराम मानस से कहता है, मैं अपनी पत्नी को कभी समझ ही नहीं पाया, लेकिन एक बात तय है, अब वह तुम्हारे साथ भी कुछ बहुत बुरा करने वाली है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके उससे दूर हो जाओ। दूसरी तरफ अगली सुबह सिंदूरा स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर तैयार होती है। उसी समय दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजा खोलने पर सामने वही पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा होता है, जो इस केस की जांच कर रहा है। इंस्पेक्टर बिना कुछ कहे सीधे बेडरूम में चला जाता है। सिंदूरा भी दरवाजा बंद करके उसके पीछे चली जाती है। कुछ ही देर बाद दोनों बेहद करीब आते दिखाई देते हैं। यह देखकर ऐसा लगता है कि इंस्पेक्टर और सिंदूरा के बीच भी कोई रिश्ता है। अब फिल्म दर्शकों के मन में एक और नया शक पैदा कर देती है। उधर मानस लगातार इस पूरे केस के बारे में सोच रहा होता है। तभी अचानक सिंदूरा वहां पहुंच जाती है और गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। दरअसल मानस ने रघुराम की जमानत करवाने की कोशिश की थी। सिंदूरा को डर था कि अगर रघुराम जेल से बाहर आ गया तो वह सचमुच उसकी हत्या कर देगा। वह गुस्से में कहती है, आप मेरे पति की बातों में आ गए। वह आपको सच नहीं, सिर्फ अपने हिसाब से कहानी सुना रहा है। मानस शांत होकर पूछता है, अगर वह झूठ बोल रहा है तो सच क्या है? सिंदूरा कुछ देर तक उसे देखती रहती है, फिर गहरी सांस लेकर कहती है, ठीक है, अब मेरी कहानी सुनिए। उसके बाद फैसला आप खुद करिए कि असली गुनहगार कौन है। यहीं से कहानी पहली बार पूरी तरह पलट जाती है। सिंदूरा अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। वह बताती है कि उस दिन उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसीलिए वह दवाई लेकर आराम करने की कोशिश कर रही थी। टाइम पास करने के लिए उसने टीवी चला दिया और कोई भी फिल्म देखने लगी। तभी घर की डोरबेल बजती है। सिंदूरा दरवाजा खोलती है तो सामने एक केबल कंपनी का कर्मचारी खड़ा होता है। उसके हाथ में एक बुके होता है। वह मुस्कुराकर कहता है, मैडम, हमारी कंपनी अपने सभी ग्राहकों का रिकॉर्ड रखती है। आज आपका जन्मदिन है, इसीलिए कंपनी की तरफ से यह छोटा सा गिफ्ट। सिंदूरा उसे धन्यवाद कहती है। इसके बाद वह कर्मचारी केबल का बिल मांगता है। सिंदूरा पैसे लेने के लिए अंदर चली जाती है, लेकिन जैसे ही वह पैसे लेकर वापस आती है उसे अचानक चक्कर आने लगते हैं और वह गिरने ही वाली होती है। यह देखकर केबल वाला उसे संभाल लेता है और अंदर सोफे तक बैठा देता है। कुछ देर बाद जब सिंदूरा को होश आता है तो वह उसे बाहर जाने के लिए कहती है। उसी समय टीवी पर एक रोमांटिक और बोल्ड सीन चलने लगता है। उस सीन को देखकर केबल वाले की नीयत बदल जाती है। वह सिंदूरा के अकेले होने का फायदा उठाने की कोशिश करता है। सिंदूरा घबरा जाती है और अपनी जान बचाने के लिए भागकर ऊपर वाले कमरे में जाकर छिप जाती है, लेकिन वह आदमी उसका पीछा करते हुए ऊपर तक पहुंच जाता है। उसी वक्त नीचे डोरबेल बजती है। दरवाजे पर रघुराम खड़ा होता है। किसी तरह सिंदूरा उस आदमी से बचकर नीचे भागती है, लेकिन तब तक रघुराम घर के अंदर आ चुका होता है। रघुराम गुस्से में पूछता है, इतनी देर से दरवाजा क्यों नहीं खोला और तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? सिंदूरा उसे सब कुछ बताना चाहती है, लेकिन रघुराम उसकी बात सुनने के बजाय खुद ही गलत मतलब निकाल लेता है। तभी ऊपर वाले कमरे से फिर वही आवाज आती है।
रघुराम तुरंत रसोई से चाकू उठाता है और ऊपर जाने लगता है। रास्ते में वह गुस्से में सिंदूरा को जोर से धक्का दे देता है। सिंदूरा का सिर दीवार से टकराता है और वह सीढ़ियों के पास गिर जाती है। उधर ऊपर पहुंचते ही रघुराम और केबल वाले के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। आत्मरक्षा में केबल वाला चाकू चला देता है और किसी तरह वहां से भाग निकलता है। नीचे आकर रघुराम अपना पूरा गुस्सा सिंदूरा पर निकालता है। वह उसे बुरी तरह पीटता है। सिंदूरा रोते हुए बताती है, उसके बाद लगातार 3 दिन तक डॉक्टर जावेद मेरा इलाज करते रहे। मैं तो किस्मत से बच गई थी, लेकिन आपने रघुराम को जमानत दिलाकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर वह वापस आया तो इस बार मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मानस उसे भरोसा दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन सिंदूरा मुस्कुराकर पूछती है, अगर सच में ऐसा हुआ तो क्या आप मुझे बचाने आएंगे? यह कहते हुए वह फिर से मानस के काफी करीब आने की कोशिश करती है। मानस को अब भी महसूस होता है कि सिंदूरा सिर्फ अपनी कहानी नहीं सुना रही, बल्कि धीरे धीरे उसे अपनी तरफ खींच भी रही है। रात होने पर सिंदूरा चुपचाप मकान मालिक के घर जाती है। कुछ देर बाद वह वापस बाहर निकलती है, लेकिन तभी अचानक घर का दरवाजा खुलता है। अंदर से कोई उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे भीतर खींच लेता है। अगले ही पल किसी के बेरहमी से उसे पीटने की आवाजें आने लगती हैं। सिंदूरा दर्द से चीखते हुए कहती है, डॉक्टर जावेद, तुम डॉक्टर नहीं, जल्लाद हो। इलाज मेरे शरीर का नहीं, पहले अपने दिमाग का करवाओ। यहीं पहली बार फिल्म में डॉक्टर जावेद का नाम सामने आता है। दर्शकों के मन में एक नया सवाल खड़ा हो जाता है, आखिर यह जावेद कौन है? अगली सुबह वॉचमैन चोरी छिपे फिर से सिंदूरा के घर के अंदर झांकता है, लेकिन इस बार जो नजारा वह देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। एक कुर्सी पर बिल्कुल चुपचाप एक औरत बैठी होती है और ठीक उसी जैसी ड्रेस पहनकर सिंदूरा उसके सामने खड़ी होती है। दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती हैं। वॉचमैन डर के मारे कांपने लगता है। तभी सिंदूरा उसकी तरफ देख लेती है। वॉचमैन घबराकर वहां से भाग जाता है। उधर पुलिस आखिरकार उस केबल वाले को पकड़ लेती है। पूछताछ के दौरान मानस भी वहीं मौजूद होता है। केबल वाला कहता है, मुझे उस औरत से बहुत डर लगता है। उसने खुद मुझसे कहा था कि पैसे लेने तभी आना जब उसका पति घर पर न हो। इसके बाद वह उस दिन की अपनी कहानी बताता है। वह कहता है कि जब वह पैसे लेने पहुंचा तो सिंदूरा का व्यवहार बिल्कुल अलग था। वह खुद उसे घर के अंदर ले गई, फिर अचानक उसके बेहद करीब आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर किसी अजीब जुनून का असर हो। केबल वाला डर गया। तभी रघुराम के आने की आवाज सुनाई दी। सिंदूरा ने उसके हाथ में चाकू पकड़ाया और उसे ऊपर वाले कमरे में छिपा दिया। इसके बाद बिल्कुल वही घटनाएं हुईं जो पहले दिखाई गई थीं। बस इस बार फर्क इतना था कि केबल वाले के मुताबिक उसने रघुराम पर हमला नहीं किया था। उसने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए चाकू चलाया और वहां से भाग गया। उसका बयान सुनकर मानस पूरी तरह उलझ जाता है। अब तक वह एक ही घटना के 3 अलग अलग संस्करण सुन चुका था और सबसे हैरानी की बात यह थी कि तीनों अपनी अपनी जगह सच लग रहे थे। यहीं से फिल्म का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। केबल वाले का बयान खत्म होते ही मामला और भी उलझ जाता है। अब तक एक ही घटना के 3 अलग अलग सच सामने आ चुके थे और तीनों में कोई न कोई ऐसी बात थी जो बाकी दोनों से बिल्कुल अलग थी। उसी दौरान सिंदूरा के फोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज डॉक्टर जावेद के नाम से होता है, जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, अब वक्त आ गया है। यह छोटा सा मैसेज आगे होने वाली खौफनाक घटनाओं का इशारा दे रहा था। दूसरी तरफ मानस उस वॉचमैन के पास पहुंचता है जिसने सिंदूरा के घर में कई अजीब चीजें देखी थीं, लेकिन उस घटना के बाद वॉचमैन नौकरी छोड़ चुका था। मानस उससे सच जानने की कोशिश करता है। डर के मारे वॉचमैन कहता है, साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मुझे इन सब मामलों में मत घसीटिए। मैंने जो देखा उसे भूल जाना ही बेहतर है, मुझे कुछ नहीं पता। वह साफ साफ कुछ भी बताने से मना कर देता है। इसी बीच अचानक मानस के फोन पर सिंदूरा का कॉल आता है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से सिंदूरा की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है। वह रोते हुए चिल्लाती है, मानस, जल्दी आइए, मुझे बचा लीजिए, वह मुझे मार डालेगा, प्लीज जल्दी आइए। यह सुनते ही मानस बिना एक पल गंवाए उसकी तरफ निकल पड़ता है। जब वह सिंदूरा के घर पहुंचता है तो हैरान रह जाता है। सिंदूरा बिल्कुल शांत बैठी होती है, उसके चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं होता। मानस हैरानी से पूछता है, अभी फोन पर कौन था? आपने तो कहा था कि आपका पति आ गया है। सिंदूरा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैंने आपसे झूठ बोला था। आपने कहा था कि रघुराम की जमानत हो गई है, इसीलिए मैं सिर्फ यह देखना चाहती थी कि अगर मैं मुसीबत में पड़ूं तो क्या आप सच में मुझे बचाने आएंगे या नहीं।
मानस उसकी यह बात सुनकर चौंक जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि सिंदूरा हर बार उसकी भावनाओं के साथ खेल रही है। इसके बाद सिंदूरा अपनी शादी की कहानी सुनाना शुरू करती है। वह बताती है, शादी के बाद रघुराम बहुत शांत रहता था। ऑफिस से घर आता, खाना खाता और अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेता। हम दोनों के बीच ज्यादा बातें भी नहीं होती थीं। लेकिन फिर 3 साल पहले सब कुछ बदल गया। एक रात रघुराम घर एक महिला का पुतला लेकर आया। उसने उस पुतले को बेहद छोटे और आधुनिक कपड़े पहनाए हुए थे। उस समय सिंदूरा सो रही थी। रघुराम उसे उठाकर उस पुतले के सामने खड़ा कर देता है और कहता है, देखो इसे, ये कितनी खूबसूरत लग रही है। और एक तुम हो, हमेशा पूरे कपड़ों में रहती हो, तुम्हें भी ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए। मुझे कुछ नया, कुछ अलग चाहिए। फिर वह कहता है, मैं विश्वामित्र हूं और तुम मेरी मेनका। अब मुझे रिझाओ, मेरी हर इच्छा पूरी करो। सिंदूरा यह सब सुनकर पूरी तरह सन्न रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके पति को अचानक क्या हो गया। सिंदूरा बताती है कि उस रात के बाद रघुराम की अजीब हरकतें लगातार बढ़ती चली गईं। वह हर दिन कोई नया किरदार निभाने को कहता, कभी कोई अलग कपड़े पहनने की जिद करता, तो कभी अजीब अजीब तरीके से व्यवहार करने के लिए मजबूर करता। सिंदूरा को लगता था कि शायद कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात पहले से भी ज्यादा खराब होते चले गए। इसी दौरान मानस को बाहर कुछ आहट सुनाई देती है। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर आता है। उसे मकान मालिक गेट के पास छिपकर उनकी बातें सुनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही मानस बाहर निकलता है, वह बुजुर्ग वहां से भाग जाता है। मानस कुछ समझ पाता उससे पहले ही पीछे से सिंदूरा उसके पास आती है। वह अचानक उसके चेहरे पर कोई नशीली चीज स्प्रे कर देती है। कुछ ही सेकंड में मानस बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। जब मानस को होश आता है तो वह खुद को एक बिस्तर पर लेटा हुआ पाता है। सिंदूरा उसके बेहद करीब बैठी होती है। कुछ पल बाद वह उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर ऊपर वाली मंजिल की तरफ जाती है। उसे फिर वही रहस्यमयी कमरा याद आता है। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचता है। कमरे के सामने वही पर्दा लगा होता है। मानस कांपते हाथों से पर्दा हटाता है और अगले ही पल उसके सिर पर पीछे से जोरदार वार होता है। सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। कुछ समय बाद जब मानस को होश आता है तो वह खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। उसके हाथ पैर रस्सियों से कसकर बंधे होते हैं और उसके मुंह पर टेप चिपकी होती है। उधर सिंदूरा बिल्कुल शांत खड़ी होती है। वह धीरे धीरे अपना मंगलसूत्र और सिंदूर उतार देती है। फिर अलमारी से बुर्का निकालकर पहन लेती है और नमाज पढ़ने लगती है। यह सब देखकर मानस पूरी तरह हैरान रह जाता है। नमाज खत्म करने के बाद सिंदूरा उसके पास आती है और उसके मुंह से टेप हटा देती है। मानस घबराकर पूछता है, तुमने मुझे बांध कर क्यों रखा है और यह सब क्या हो रहा है? तुम बुर्का क्यों पहन रही हो? सिंदूरा उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, अब बहुत हो गया जावेद, अपने किरदार से बाहर आ जाओ। मानस चौंक जाता है। वह कहता है, तुम क्या कह रही हो? मेरा नाम जावेद नहीं, मानस वर्मा है। सिंदूरा बिना कुछ बोले कमरे में लगे बड़े पर्दे को हटा देती है। पर्दे के पीछे का नजारा देखकर मानस के साथ साथ दर्शकों के भी होश उड़ जाते हैं। वहां अलग अलग तरह के कपड़े, नकली दाढ़ी मूंछ, विग, पुलिस की वर्दी, वकील का कोट, डॉक्टर का एप्रन, वॉचमैन की यूनिफॉर्म और न जाने कितने प्रॉप्स रखे होते हैं। इतना ही नहीं, वहां जेल जैसा एक नकली सेट भी बना हुआ था। यानी फिल्म में अब तक जो जेल दिखाई गई थी वह असली नहीं, बल्कि इसी कमरे में बनाया गया एक सेट था। सिंदूरा फिर कहती है, अब और कितना नाटक करोगे जावेद? अपनी असली पहचान कब तक छिपाओगे? मानस अब भी इनकार करता रहता है। तभी सिंदूरा वहां से जाने लगती है। उसे रोकने के लिए मानस अचानक बोल पड़ता है, आफरीन, रुको बस। यही वह पल था जहां पूरी फिल्म का सबसे बड़ा राज खुल जाता है। अब पता चलता है कि मानस वर्मा नाम का कोई वकील था ही नहीं। उसका असली नाम डॉक्टर जावेद था और जिसे हम पूरी फिल्म में सिंदूरा समझ रहे थे, उसका असली नाम आफरीन था। यानी अब तक दर्शकों को जो कुछ भी दिखाया गया था वह असलियत नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक रोल प्ले का हिस्सा था। अब फिल्म असली कहानी दिखाती है। डॉक्टर जावेद को रोल प्ले का गंभीर मानसिक जुनून था। उसे हर बार नया किरदार बनकर अपनी पत्नी के साथ जीना पसंद था। कभी वह डॉक्टर बन जाता, कभी पुलिस इंस्पेक्टर, कभी वकील, कभी कैदी, कभी वॉचमैन और कभी रघुराम। वह अपने आसपास के लोगों को देखकर उनके किरदार कॉपी करता और फिर आफरीन को भी उसी कहानी का हिस्सा बनने के लिए मजबूर करता। उसने हर किरदार की पूरी स्क्रिप्ट लिख रखी थी। आफरीन को वही डायलॉग बोलने पड़ते थे, वही कपड़े पहनने पड़ते थे और उसी हिसाब से एक्टिंग करनी पड़ती थी।
अगर वह जरा सी भी गलती करती या मना करती तो जावेद उसे बेरहमी से मारता पीटता था। उसने पूरे घर को एक थिएटर बना दिया था। यही वजह थी कि फिल्म में हर इंसान की कहानी अलग अलग लग रही थी। असल में वे सारे किरदार जावेद के दिमाग की उपज थे। आफरीन बताती है कि 3 साल तक उसने यह सब सिर्फ इसलिए सहा क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद एक दिन जावेद बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। आखिरकार उसने फैसला किया कि अब वह किसी और का किरदार नहीं निभाएगी, उसे अपनी असली पहचान के साथ जीना है। वह हमेशा के लिए इस नरक से बाहर निकलना चाहती थी। इसके बाद वह जावेद को उसी कमरे में बंद कर देती है। यहीं से फिल्म का शुरुआती सीन दोबारा शुरू होता है। अब हमें समझ आता है कि शुरुआत में बुर्का पहनकर सामान पैक करने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि आफरीन ही थी, और जिस आदमी की चीखें बक्से के अंदर से सुनाई दे रही थीं, वह डॉक्टर जावेद था, जिसे उसने उसी कमरे में कैद कर रखा था। आफरीन अपनी सारी पुरानी तस्वीरें जला देती है, कैमरे पर अपना बयान रिकॉर्ड करती है और अपनी पुरानी पहचान मिटाकर वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है। उन्हें जावेद बेहोशी की हालत में मिलता है। जब पुलिस पूरे कमरे की तलाशी लेती है तो उन्हें एक फाइल मिलती है। उस फाइल में असली सिंदूरा नाम की महिला का केस रिकॉर्ड होता है। अब आखिरी सच सामने आता है। डॉक्टर जावेद पेशे से डॉक्टर था। अस्पताल में कभी सिंदूरा नाम की एक महिला भर्ती हुई थी। उसकी जिंदगी में सचमुच वही घटनाएं हुई थीं जिनकी कहानी पूरी फिल्म में दिखाई गई। जावेद उस केस से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी कहानी को अपने रोल प्ले का हिस्सा बना लिया। उसने आफरीन को सिंदूरा बना दिया। खुद कभी मानस बना, कभी रघुराम, कभी पुलिस इंस्पेक्टर, कभी केबल वाला और कभी दूसरे किरदार। यानी पूरी फिल्म में जो अलग अलग लोग दिखाई दिए वे असल में जावेद के बीमार दिमाग द्वारा रचे गए किरदार थे। फिल्म के आखिर में बताया जाता है कि आफरीन फिर कभी नहीं मिली। डॉक्टर यह पुष्टि करते हैं कि जावेद एक गंभीर रोल प्ले डिसऑर्डर से पीड़ित है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कानूनी सबूत न मिलने की वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। आखिरी सीन में जावेद फिर से एक लड़की का रूप धारण करके नाच रहा होता है। यहीं फिल्म खत्म हो जाती है। एंडिंग एक्सप्लेनेशन दोस्तों, सच कहूं तो इस फिल्म का ट्विस्ट बिल्कुल भी प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है। पूरी फिल्म आपको यही यकीन दिलाती रहती है कि मामला एक मर्डर अटेम्प्ट, अफेयर और धोखे का है, लेकिन आखिर में पता चलता है कि असली कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपनी मानसिक बीमारी की वजह से कल्पना और हकीकत के बीच का फर्क ही भूल चुका था। ध्यान रखने वाली बात यह है कि रोल प्ले तभी तक सही है जब दोनों पार्टनर अपनी मर्जी और सहमति से उसमें शामिल हों, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने पार्टनर को जबरदस्ती ऐसा करने पर मजबूर करे, उसे मारे पीटे या मानसिक रूप से प्रताड़ित करे, तो वह एक तरह का घरेलू शोषण, डोमेस्टिक अब्यूज बन जाता है। अगर आपको यह फिल्म और उसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।